किस तरह से बिना पैसे खर्च किए हुए एक बच्चा 12th के बाद भी बाहर जाके पढ़ सकता है। इतनी ग्रेड्स होनी चाहिए 10th 12th की जिससे कि आपको एडमिशन मिल जाए। Grades not that tough, especially if you're a CBSE student. जो बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं 12th के बाद और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जर्मनी में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। वहाँ पे वो पढ़ाई कैसी होती है, उसका क्वालिटी क्या है? Quality is very big plus point Germany वाले के अंदर because उसके बाद जॉब्स का क्या सीन है वहाँ पर? रेसिज्म का कभी फेस हुआ कुछ वहाँ पे कि भाई बुलिंग हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है? मैं मतलब दोस्तों आज के पॉडकास्ट में मैंने इनवाइट किया है मेरे ही एक फैमिली मेंबर को। जी हाँ, प्रमाण बंसल इनका नाम है, मेरे नेफ्यू हैं ये, और प्रमाण अभी जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने अपनी 12th इंडिया से करी थी, उसके बाद जर्मनी ये पढ़ने के लिए चले गए थे अपनी ग्रेजुएशन के लिए, और अभी मास्टर्स कर रहे हैं जर्मनी में ही। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि फॉरेन स्टडीज को लेके कि कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, कितना खर्चा होता है, वहाँ कैसे रहते हैं, वहाँ की पढ़ाई कैसी होती है, किस तरह के जॉब वगैरह लगते हैं वहाँ पे। इन सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ही मैंने प्रमाण से रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी लाइफ जर्नी शेयर करें कि 12th के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कितना इनका खर्चा है। ये सारी बातें डिटेल में आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और ये पॉडकास्ट ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन, जो लोग बच्चे 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, उनके पेरेंट्स को भेजो, बच्चों को भेजो, जिससे उन्हें समझ में आए कि बाहर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्या है, बिना ज्यादा पैसे खर्च किए हुए क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्राप्त करी जाए। यही इंटेंट के साथ ये पॉडकास्ट बनाया है। आपका सपोर्ट, आपके लाइक्स, आपके अच्छे कमेंट्स, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे और मेरी टीम के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। एंजॉय दिस एपिसोड। प्रमाण, अभी आप कितने साल के हो? 22 साल का हूँ। 22 साल के हैं। अच्छा, तो आप जर्मनी पहली बार पढ़ने के लिए गए थे, तब कितने साल के थे और कौन सी एजुकेशन के लिए गए थे आप? जब मैं गया था तो फिर मैं 18 साल का था और मैं अपनी अंडरग्रेड करने गया था वहाँ पे। तो 12th के बाद मैं डायरेक्टली जर्मनी चला गया था। तो 12th आपने इंडिया से करी? हाँ जी। 12th के बाद आप जर्मनी चले गए पढ़ने? हाँ। जर्मनी आपने जब 12th के बाद आप गए तो जर्मनी ही क्यों गए, ऐसा क्या रीज़न रहा? मेन फैक्टर वॉज कॉस्ट। अगर मैं एक अब्रॉड ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे कॉस्ट इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी फैक्टर। तो अगर उसके अंदर मैं प्राइमरी उसको लेकर चलूँ कि कॉस्ट कहाँ पे कम है विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी, तो उसमें मुझे जर्मनी बेस्ट लगा था। ओके, तो कॉस्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कितनी कॉस्ट है, लेकिन पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब आप अंडर ग्रेड करने के लिए जर्मनी गए, हाँ जी, तो कौन से शहर में गए, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए, और कौन सा आप कोर्स आपने अंडर ग्रेड किया था, वो आप थोड़ा बताएंगे? हाँ। तो मैं गया था माग्डेबुर्ग में। माग्डेबुर्ग बर्लिन जो कैपिटल है जर्मनी का, उससे 1.5 घंटे दूर है। उसकी जो मेन यूनिवर्सिटी ऑफ माग्डेबुर्ग, उसका नाम है ऑटो फॉन गोरेगा यूनिवर्सिटाट। उस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने अपना अंडरग्रेड किया था इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, हाँ जी। ठीक है। तो ये कोर्स आपने 12th के बाद किया है, जैसे हमारे यहाँ पे बीकॉम करते हैं, हाँ बीए जी। वगैरह करते हैं, तो कोई मैंने इंजीनियरिंग करता हाँ है? तो मैंने बीएससी करी है इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में। बीएससी करी है आपने? हाँ जी। ओके, कितने सेमेस्टर्स होते हैं उसमें? स्टैंडर्ड इज 6 सेमेस्टर्स। और ये पूरी जर्मनी के अंदर है। बैचलर्स 3 साल का होता है। 3 साल का होता है। अब हम भारत में भी 3 साल का होता है। हाँ। तो 12th के बाद जब आप जर्मनी गए तो आपने जर्मनी को चूज़ करा और आपने बोला कॉस्ट एक रीज़न था। तो ये जो अंडर ग्रेड आपने प्रोग्राम किया वहाँ पे 3 साल का, इसमें पढ़ाई का कितना खर्चा, मतलब यूनिवर्सिटी को कितना पेमेंट देना पड़ा आपको? यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फीस इज़ 0। कोई ट्यूशन फीस नहीं होती पूरी कंट्री में एक्सेप्ट फॉर वन स्टेट, उसको छोड़ के पूरे देश में ट्यूशन फीस नहीं है। तो जब मैं गया था तो फिर द सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट आई पे टू दिन, मतलब यूनिवर्सिटी को मैं क्या दे रहा हूँ, अराउंड 100 यूरोज़ मैंने दिए थे पर सेमेस्टर। तो 100 यूरो पर सेमेस्टर आपने दिए यूनिवर्सिटी को। 100 हाँ। यूरो मतलब 100 इंटू 100, 1 यूरो 100 रुपये का है। तो आपने 10,000 रुपये खर्च किए पढ़ाई पे एक सेमेस्टर के लिए। हाँ। तो मतलब 6 सेमेस्टर्स हैं। हाँ जी। तो 60,000 रुपये में आपकी अंडर ग्रेड हो गई, मतलब मोटा मोटा पढ़ाई का अगर मैं केवल खर्चा मान के चलूँ। हाँ हाँ। और ये जो 100 यूरो है आपने यूनिवर्सिटी को क्यों दिए, किस बात की? अगर ट्यूशन फी अगर उनकी फ्री है, किस बात के पैसे हैं ये? स्टूडेंट यूनियन के। स्टूडेंट यूनियन के? हाँ। अच्छा। और उसके अलावा एडमिन के, कि मतलब Administration। कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ वहाँ पे उस चीज़ के। इसका और भी कोई फ़ायदा मिलता है? उसका जैसे स्टूडेंट यूनियन जैसे कि जो मेरी करंट यूनिवर्सिटी है वो वाली यूनिवर्सिटी भी, बैचलर्स वाली भी, दे आल्सो रन अकोमोडेशंस एंड दे आर यूजुअली द चीपेस्ट अकोमोडेशंस दैट यू कैन फाइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन इज़ लीगली बाइंडिंग। आपको होना ही होगा, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट है तो फिर आप स्टूडेंट यूनियन के पार्ट हैं। उसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी जो स्टूडेंट यूनियन है दे फाइट फॉर योर राइट्स इन द यूनिवर्सिटी। आपके लिए अकोमोडेशन वो मतलब मैनेज करते हैं। उसके अलावा
रिसेंटली जब जर्मनी के अंदर डॉइचलैंड टिकट आया, विच इज़ जर्मनी टिकट, जिसके अंदर सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट देश का वो उस टिकट के अंदर आता है, वो भी स्टूडेंट यूनियन ने मेरी फ़ीस के अंदर दे दिया। सो मतलब क्या बोल रहे हो आपकी, आपका ट्रांसपोर्ट फ्री हो गया एक तरह से? हाँ और बेनिफिट्स भी अगर मैं साइड में रख दूं, हाँ तो जर्मनी में आप कहीं से भी कहीं भी जा सकते हो, हाँ, और वो पास एक तरह का बन गया आपका, वो यूज़ हाँ, कर सकते हो। हाँ तो मतलब मैं बोलूँ तो एक तरह से ये 60,000 की जो कॉस्ट है बहुत ही कम, मतलब ये तो ना के बराबर हुई, इसका मतलब ये हुआ। और भारत में हम लोग जब कोई भी कोर्स करते हैं अंडर ग्रेड, चाहे वो इंजीनियरिंग है, लाखों में पैसे लोगों के स्पेंड हो रहे हैं, तो इस हिसाब से जर्मनी बहुत चीप है। तो मुझे समझ में आया कि आपने बोला कॉस्ट का एक जो रीज़न था वो काफ़ी जस्टिफाइड है कि भाई ऑलमोस्ट फ्री आपकी जर्मनी में पढ़ाई हो रही है। हाँ ठीक है, अब ये जो आपने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैग्डेबर्ग जिसको आप बोलते हो, जर्मन जो आपने लिया, नाम में नहीं ले सकता वो लेकिन ये जो नाम आपने बताया यूनिवर्सिटी का, इसमें पहली बात तो क्वालिफिकेशन क्या है? आप अगर कोई बच्चा 12th करता है भारत में, तो कैसे इसमें एडमिशन मिलता है, पहले वो समझने की कोशिश करता है। मेन जो चीज़ जो करनी चाहिए वो है जर्मन की पढ़ाई, जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई। वो क्राइटेरिया है? अगर आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंदर जा रहे हैं तब तो प्रॉब्लली नहीं रहेगा, बट इट वुड स्टिल बी नेसेसरी जस्ट फॉर द वीज़ा, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर्स आर ऑल्सो स्टिल लुकिंग फॉर द जर्मन। अगर इवन इफ द कोर्स इज इंटायरली इन इंग्लिश, द वीज़ा ऑफिसर स्टिल माइट स्टॉप यू इफ यू डोंट नो एनी जर्मन एट ऑल। सो मतलब बच्चों को अगर जाना है जर्मनी में, हाँ, तो जर्मनी की पढ़ाई, जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। हाँ, वो जितनी भी कर सके उतनी अच्छी है। तो उसके लिए क्या हम, मतलब कुछ ग्रेड्स होती हैं उनकी? हाँ जी, जर्मनी जो जर्मन के स्टैंडर्ड ग्रेड्स हैं, 6 ग्रेड्स हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2, A1 बीइंग द लोएस्ट, C2 बीइंग द हाईएस्ट। C2 अगर आपको आती है तो आप पढ़ा सकते हैं, मतलब वो बहुत हाई लेवल है। मतलब वो टीचर्स, आप जर्मन के टीचर बन जाएंगे आप? हाँ जी, मतलब जो जर्मन के टीचर्स हैं अभी इंडिया के अंदर, दे आर ऑन द बेसिस कि C2 उनके पास एज ए लेवल है। ठीक है, आपका क्या लेवल था जब आप गए थे? जब मैं गया था तब मेरा A2 था। A2 था, मतलब A1 लोएस्ट है, आप हाँ। सेकेंड लेवल पे थे। हाँ और A2 तक जाने में आपका एडमिशन मिल गया एक तरह से? हाँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स थी। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होते हुए आपने जर्मन का सर्टिफिकेट लगाया, भाई हाँ, आपका हाँ। कोर्स तो इंग्लिश में है, हाँ हाँ लेकिन आपने जर्मन का एक सर्टिफिकेट लगाया A2 का। हाँ। तो A2 सीखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? A2 अगर आप फोकस से पढ़ाई करें कि मतलब आपकी किसी और चीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं, तो फिर आप कुछ महीनों में कर सकते हैं A2 तो ज़्यादा। मतलब अगर 11th में बच्चा है हाँ, हाँ। तो जर्मन पढ़ना चालू करे, तो उसको 12th के एंड तक तो हो जाएगा, A2 हो जाएगा। A2 हो जाएगा हाँ उसका। हाँ, A2 तो आराम से हो जाएगा। मतलब आप बोल पाओगे ब्रोकन जर्मन A2 में कि नहीं बोल पाओगे? यस, आप मतलब इतना हो जाएगा कि दैट यू विल अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर्स, और आप कम से कम अपना काम निकाल सकते हैं। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मतलब क्या बोल रहा है structure सामने वाला, क्या बोल रहा है। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा मतलब चालू हो जाएगा। द थिंग इज कि जर्मन ऑफ कोर्स एक्सेंट इज ऑल्सो बिग कंसर्न, रीजनल डायलेक्ट इज़ अ बिग कंसर्न, बट येस अगर आप A2 बोलते हैं या B1 बोलते हैं तो फिर आपका काम चलाओ तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो मुझे क्राइटेरिया समझ में आया कि अगर आपके पास जर्मन का सर्टिफिकेट है, हाँ, और वो अगर A2 है तो मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन उसके अलावा कोई एग्ज़ाम लिखना पड़ता है यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए? नहीं, उसके लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है। आपको जो है अपने बैचलर्स के अगर आपको जाना है, अंडरग्रेड के लिए जाना है, तो फिर आपको अपने हाई स्कूल के बस जो ग्रेड्स हैं 10th के 12th के, वो सबमिट करने होंगे अलॉन्ग विद एनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जैसे कि मैं इंग्लिश के लिए, मेरा सारा कोर्स इंग्लिश में था, तो मुझे अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिखानी पड़ी थी। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए 2 बड़े टेस्ट होते हैं, आइल्ट्स और टॉयफल। आइल्ट्स इज़ यूरोपियन मोर एंड टॉयफल इज़ मोर अमेरिकन, लेकिन दोनों टेस्ट कहीं पे भी चलते हैं, और ये दोनों टेस्ट तो आपको दोनों में से कोई सा एक ना एक तो लेना ही पड़ेगा एनीवेज, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं इंडिया से बाहर। तो ये इंग्लिश के जो कोर्सेज हैं दोनों, ये 11th में ले सकते हैं हम इनको? हाँ जी, ये बस टेस्ट है, कभी भी ले लीजिए। अच्छा, और मतलब ये इजी होते होंगे, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं? हाँ हाँ, नहीं बहुत आसान है। अगर आपने मतलब 10th की इंग्लिश अगर आपने अच्छे से करी हुई है तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग देम। अच्छा, इनमें भी टेस्ट जो होते हैं, इनमें कितने मार्क्स आएंगे उसके ऊपर भी मैटर करता है, या केवल फेल पास होता है इसमें? इसके अंदर मतलब वो बैंड्स आपको देते हैं, लेकिन आपका एज लॉन्ग एज यूर 6 या 7 बैंड, उससे अगर आपका ऊपर है देन नोबडी केयर्स, बिकॉज दे जस्ट वांट टू केयर अबाउट योर प्रोफिशिएंसी कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं। इंग्लिश आती है कि नहीं। तो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का एक आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और जर्मन का सर्टिफिकेट है तो नाइस टू हैव है, वो चाहिएगा ही, मतलब आप कह रहे हैं। चाहिएगा ही, वीज़ा ऑफिसर के लिए तो चाहिए ही का। और एग्जाम एज सच कोई नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम कुछ भी नहीं है? नहीं है। 12th और 10th की ग्रेड्स आपकी मैटर करती हैं, तो हाँ, वो ग्रेड्स का बताओ मुझे, कितनी ग्रेड्स होनी चाहिए 10th 12th की जिससे कि आपको एडमिशन मिल जाए? ग्रेड्स नॉट दैट टफ, स्पेशली फॉर CBSE स्टूडेंट, क्योंकि CBSE स्टूडेंट्स के ऑलरेडी
usually they get 80-90%. अगर आपका उतना है then grades are not a concern. अच्छा, तो इंडियन ग्रेड्स को वो जर्मन वाले कैसे So करते हैं? Germany grade system is 1 to 5, 1 being the highest and 5 being the lowest. 4 is the failing point, कि 4 और से below है then it's a fail. तो जब आप जो आपकी जो 10th या 12th की मार्कशीट है उसको लेंगे, then you have to submit it to organization within the German government which is called as the APS. वहाँ पे आपको अपना जो है सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा 10th का 12th का. They will themselves convert it for you and they will themselves submit it to the universities कि ये आपका जर्मन ग्रेड है. अच्छा, तो इंडियन ग्रेड्स जर्मन ग्रेड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. हाँ जी. और आप कह रहे हैं कि अगर आपकी ग्रेड्स जर्मन में जो कन्वर्ट होके आएंगी 4 के नीचे है तो फेल हुआ. वैसे होता नहीं है वो यूजुअली. वो अगर आपका मतलब 4 से नीचे अगर वो कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्ली CBSE में भी फेल ही है. सीबीएसई, अच्छा, मतलब ओके, समझ गया मैं. हाँ. मतलब अगर यहाँ पे सीबीएसई में बच्चे को 80 to 90% आ रहा है तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत पहुंच जाएंगे. हाँ. व्हाट अबाउट IB? अगर जो IB पढ़ रहे हैं बच्चे, IB क्या कहते हैं, मैं 35 पॉइंट्स आए थे मेरे 45 और मेरा हो गया था. एंड सो IB एनीथिंग अबव probably 32 there will not be any issues. Even below that probably not is an issue. IB के अंदर तो many universities even directly accepted. आपको कभी कभार देना नहीं पड़ता है, वो CBSE का चक्कर है. CBSE के अंदर you have to convert it definitely. But university there is a difference in Germany and some universities directly accept IB scores. ओके, सो मुझे क्राइटेरिया बहुत सिंपल लगा काफ़ी कि भाई आप एक तो जर्मन लैंग्वेज कर लो, इंग्लिश लैंग्वेज कर लो, 10th 12th की ग्रेड्स लगा दो और आप अप्लाई कर दो. इसके अलावा इंटरव्यू वगैरह कुछ होता है वहाँ पे? नहीं, दैट्स नॉट वेरी स्टैंडर्ड. मेरा कभी उसमें तो मतलब बैचलर्स के अंदर तो देयर इज नो इंटरव्यू. देयर इज़ 2 टाइप ऑफ कोर्सेज इन जर्मनी. देयर इज रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉन रिस्ट्रिक्टेड. तो जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड वाले होते हैं उनके अंदर इतना ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है. दे आर ओनली लुकिंग फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट देव पब्लिश्ड ऑन देयर एडमिशन्स वेबसाइट एंड देन दैट्स इट. अगर आप एक रिस्ट्रिक्टेड कोर्स के अंदर जा रहे हैं देन इट्स वेरी कम्पिटिटिव. तो जैसे अभी जो मैं मास्टर्स कर रहा हूँ वो रिस्ट्रिक्टेड वाला है और उसके अंदर मेरा इंटरव्यू लिया गया था. ओके, सो बैचलर्स के जो कोर्सेज होते हैं सारे ही नॉन रेस्ट्रिक्टिव होते हैं? नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं लेकिन इट वुड बी वेरी सरप्राइजिंग कि अगर कोई इंडियन उसमें जा पाएगा बिकॉज दे यूजली इन जर्मन. ओके, मतलब उसमें लैंग्वेज का इशू बहुत बड़ा है. बहुत ज़्यादा है. तो अगर मान लो किसी को इंजीनियरिंग करना है, जैसे आपने तो इकोनॉमिक्स की तरफ गए, BSc आपने करा है, ठीक है. अगर किसी को इंजीनियरिंग जाना है या मेडिकल जाना है तो वो रेस्ट्रिक्टिव के अंदर होगा कि नॉन रेस्ट्रिक्टिव के अंदर होगा? नॉन रेस्ट्रिक्टिव के अंदर होगा. लेकिन इंजीनियरिंग अगर बात करें फॉर एग्जांपल तो यहाँ हमारे इंडिया के अंदर द एलीट इंस्टीट्यूशंस और IITs, उसका जर्मन ट्रांसलेट वुड बी द TUs, द टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़. तो जर्मनी में 9 TUs हैं. ऑल ऑफ देम आर इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस. उसके अलावा RWTH आकिन, ये भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, एक अच्छी इंस्टीट्यूशन है फॉर इंजीनियरिंग. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट मेडिकल, तो मेडिकल के अंदर दिक्कत ये आती है कि फॉर मेडिकल कोर्सेज यूजली दे हैव अ वेरी हाई स्टैंडर्ड फॉर जर्मन लैंग्वेज. ओके, सो मतलब अगर मुझे इंजीनियरिंग पे मैं एक बार फोकस करूं, जो बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं 12th के बाद और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, उनको एक ऑल्टरनेटिव ये है कि वो जर्मन में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जर्मनी में इंजीनियरिंग कर सकते हैं काफ़ी कम कॉस्ट पे, और उनका क्वालिफिकेशन भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए उनको. नॉन रेस्ट्रिक्टिव कोर्सेज होते हैं. और IITs में अगर यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि IITs में बहुत टफ है यहाँ पे कंपटीशन, एडमिशन कराना, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ 9 हैं आपने बताया, 9 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एडमिशन आप ले सकते हो. हाँ, ठीक है, समझा, मुझे बहुत अच्छे से समझा. अब वहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन हो गया, अब आप मुझे वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट भी बताओ कि जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो कितनी इजी है या मुश्किल है, वीज़ा मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट वीज़ा? स्टूडेंट वीज़ा की आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल जो कहूँगा कि जो मेन रिक्वायरमेंट है जो कि यूजली यू डोंट एक्सपेक्ट इज़ ब्लॉक्ड अकाउंट. ब्लॉक्ड अकाउंट इज़ प्रूफ ऑफ फंड्स एसेंशली. आप प्रूव कर रहे होते हो कि आपके पास ये फंड्स हैं या नहीं हैं जो वहाँ पे रहने के लिए. तो द करेंट रेट इज़ 908 यूरोज़ अ मंथ. तो 12 महीने से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अराउंड 11,000 यूरोज़. ये आपको ऑलरेडी जो है एक अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे. यू नॉट पेइंग दिस टू एनीबडी, ये किसी को आप दे नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपको एक बैंक अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे. ये पैसे जो हैं डायरेक्टली जर्मनी के एक बैंक अकाउंट में जाएंगे. जब आप जर्मनी वहाँ पे जाएंगे तो आपको ऑन अ मंथली बेसिस वो पैसे मिलते रहेंगे अनटिल द फंड्स आर ओवर. तो मतलब 11,000 यूरो मतलब हो गया इंडियन रुपीज़ में 11 लाख रुपए.
मतलब एक शगुन हो गया एक तरह का, 11 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में डालो, जर्मन बैंक अकाउंट में। वो मतलब यहाँ पे आप ब्लॉक अकाउंट की कंपनीज हैं, फिनटीबा और एक्सपैट्रियो, ये 2 कंपनी हैं। उसके अलावा और भी होंगी, बट ये 2 बड़ी हैं। इनको आप एसेंशली देंगे, वो आपका एक प्रोसेस करके देंगे। आप जर्मनी जाएंगे, जर्मनी में अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे, आप खुद ही खोलेंगे। आप उनको बताएंगे कि भाई ये अब मेरा बैंक अकाउंट है यहाँ पे जर्मनी में, तो आपको एवरी मंथ दे विल सेंड दैट मनी बैक टू यू। अच्छा, वो मंथली 900 यूरो जो बता रहे हो हाँ, तकरीबन, वो आपको वो वापस आपको मिलता मिलते जाएगा और रहेंगे। उससे आप अपना खर्चा चला लोगे। हाँ, वो मतलब इसलिए ही है ताकि जर्मन गवर्नमेंट इज़ अश्योर्ड कि आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है एंड एवरीथिंग। तो इसलिए वो पहले से प्रूफ ऑफ फंड्स आपका मान के चल। तो ये फिर हर साल, क्योंकि जैसे कोर्स तो 3 साल का है। नहीं, वो पहले साल के लिए ही होता है। और अगर आपका जैसे कि जब आप वीज़ा ले रहे हैं तो वीज़ा जो मिलता है कैन बी एनी वे फ्रॉम 3 months to 2 years। सो वेन एवर यू डूइंग अ वीज़ा रिन्यूअल का जो प्रोसेस है जर्मनी के अंदर, आपको जाना होता है टू द फॉरेनर्स ऑफिस। फॉरेनर्स ऑफिस जो है, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एवरी स्टेट के अंदर। तो कुछ स्टेट्स हैं जो कि मे बी आपसे कहें कि आपको वापस से आपके फंड्स दिखाने पड़ेंगे। कुछ स्टेट्स हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। या तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, मैं अगर 3 साल के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जर्मन में, तो वो लोग वीज़ा मुझे 3 साल का क्यों नहीं दे रहे? वो आपको जर्मनी वालों से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, ओके, मतलब वीज़ा वो पूरा नहीं देते हैं। वो हाँ, 3 साल का तो पूरा कभी भी नहीं, 3 साल का तो होता ही नहीं है वो। आपको मतलब कितने टाइम का वीज़ा मिला था? मुझे तो 2 साल का मिला था, दैट्स वेरी वेरी रेयर, दैट्स वेरी रेयर। मतलब लकी हुआ है आपकी भाई, 2 साल का आपको वीज़ा मिल गया डायरेक्टली मिल गया, हाँ। और 2 के बाद आपने रिन्यू करा लिया। हाँ, और वो रिन्यू चलता रहता है, मतलब एवरी 2 years मैं रिन्यू कराता हूँ। अच्छा, आप एवरी 2 ईयर्स कराते हैं। हाँ हाँ। वीज़ा की कॉस्ट कितनी होती है, आपको याद है कुछ? उसकी कॉस्ट मतलब ऐसी कुछ आई थिंक मतलब 140 यूरो समथिंग लाइक हाँ, दैट। मतलब सस्ता ही है वीज़ा। सस्ता बिल्कुल महंगा नहीं है। उसमें बस दिक्कत वही रहती है, एक तो कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट कैन बी लॉन्ग। आपको जो वीज़ा इंटरव्यू जो होता है उसके अंदर दैट इज़ अ बॉटलनेक, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स दे डोंट प्रिपेयर एनी जर्मन। तो फिर जब वीज़ा ऑफिसर उनसे थोड़ा सा भी जर्मन में बात करने की कोशिश करते हैं, दे नॉट एबल टू प्रूव दैट दे विल बी एबल टू लिव इन जर्मनी। उसके अलावा टाइमिंग इज़ अ वेरी बिग कंसर्न, बिकॉज जो आप जो जर्मन ग्रेड में कन्वर्जन करवाते हैं दैट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम इफ़ यू आर अ CBSE स्टूडेंट। सो अलॉन्ग विद द वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम इट कैन बी दैट यू मिस आउट ऑन योर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर। लेकिन अगर आपको एडमिशन मिल गया तो हाँ। इज़ इट ओके कि आप थोड़ा लेट ज्वाइन करो? हाँ, द यूनिवर्सिटीज़ उनको कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। अगर स्पेशली बिकॉज इट्स अ वीज़ा इशू, उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। ओके ओके। प्लस इन जर्मनी के अंदर देयर इज़ नो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। सो वीज़ा की यही रिक्वायरमेंट्स हैं कि ब्लॉक्ड अकाउंट फंड्स चाहिए आपको एक तो, और एक आप जर्मन अगर आप बोल पाए इंटरव्यू में थोड़ा बहुत भी तो वो हो जाएगा। हाँ, आपको मतलब आपका तो बिकॉज यू आर ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, सो द मेन थिंग दैट यू हैव टू शो इज़ द लेटर कि आप वहाँ पे एडमिटेड हैं ऑलरेडी। तो फिर दिक्कत वही आती है कि आपको जाके पहले VFS को जाना होता है। VFS को जाके आपको बताना होता है कि आई हैव बीन एडमिटेड इनटू अ जर्मन यूनिवर्सिटी और अब मैं वहाँ पे पढ़ना चाहूँगा। तो फिर उसके लिए आप मुझे इंटरव्यू का स्लॉट दीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिशन का स्लॉट दीजिए। सो जो स्लॉट है उसमें आने में समय लगता है। लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस है, द एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट दैट टफ। ठीक है, समझा मैं। तो ओके, तो ये बहुत क्लियर हुआ कि आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली अपनी और वहाँ पे फ़ीस बहुत कम है, वीज़ा भी आपका हो गया, सारी चीज़ें ठीक है, आप वहाँ चले गए। हाँ जी। अब एक तो मुझे ये पूछना था कि वहाँ पे जो पढ़ाई होती है जिसके लिए हम जा रहे हैं, जो मेन चीज़ जिसके लिए सारा हमें झंझट कर रहे हैं, वो उसकी क्वालिटी कैसी है, मुझे ये पूछना। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 12th तक जो लोग बच्चे लोग पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा किताबी नॉलेज ज़्यादा है, थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा होती है, कुछ स्कूल्स में प्रैक्टिकली भी सिखाने लगे हैं। वहाँ पे वो पढ़ाई कैसी होती है, उसका क्वालिटी क्या है मतलब? क्वालिटीज़ मतलब इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट जर्मनी वाले के अंदर, जर्मनी ऑप्शन के अंदर, बिकॉज देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस स्पेशली इन द पब्लिक सेक्टर अबाउट हु कैन टीच एंड हु कैन नॉट टीच। तो there are 3 levels of professors: W1, W2, W3. You can only give a lecture if you're a W3 lecturer for bachelors. और W3 वाले पहुँचने के लिए that is essentially the final form that you can take as a professor. उसके लिए आपको डेकेड्स का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको बहुत डीप रिसर्च करनी होती है, तभी जाके आपको एक लेक्चरशिप मिलती है इन एनी ऑफ द गुड स्टेट यूनिवर्सिटीज़। सो क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज इज़ वेरी हाई एंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। उसके अलावा एज फार एज प्रैक्टिकल या फिर उसके अंदर कंसिडरेशन अगर है, सो देन
उसके अंदर भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप पढ़ किस फील्ड में रहे हैं. सो माई फील्ड इज़ थियोरेटिकल. इकोनॉमिक्स जो है खुद में काफ़ी थियोरेटिकल है. सो माई स्टडीज़ वो कम्प्लीटली थियोरेटिकल, काफ़ी मैथमेटिकली फोकस था. बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है and they're for example doing mechatronics or something like that, then the universities usually in the very last semester, 6th semester के अंदर necessarily they ask you to do an internship. कोर्स का ही पार्ट है कि आप जो है लास्ट सेमेस्टर आपको एक इंटर्नशिप करेंगे, उसके अंदर यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प करेगी. दे विल राइट यू अ लेटर कि ये इसका नेसेसरी इंटर्नशिप है विच रियली हेल्प्स इन गेटिंग इंटर्नशिप्स एट ग्रेट कंपनीज. और वो आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिकल उस पर फोकस रहता है. तो वो डिपेंड भी करता है कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है. बट येस देयर इज़ अ स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन आपकी पहली फील्ड क्या है उसके ऊपर. ओके 6 सेमेस्टर्स मान लीजिए बच्चों ने पढ़ लिए. हाँ जी. उसके बाद जॉब्स का क्या सीन है वहाँ पर? जॉब मार्केट अभी टाइट है. हाँ, नहीं अभी तो चलो ठीक है, वो तो समय पे चेंज भी होता रहता है. वो तो कई बार यहाँ पे भी ऐसा होता है कि भाई स्लो डाउन है. लेकिन जैसे यहाँ पे भारत में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं. वहाँ पे प्लेसमेंट सिस्टम नहीं है. भारत के अलावा किसी भी देश में प्लेसमेंट सिस्टम नहीं है. अच्छा. इंडिया को छोड़कर कहीं पे भी नहीं. जर्मनी के अंदर भी नहीं है. एज फार एज प्रिपेयरिंग फॉर द जर्मन लेबर मार्केट आई वुड से फोकस ऑन लर्निंग जर्मन. स्पेशली अगर आप थोड़े ह्यूमैनिटी साइड में आपको थोड़ा कस्टमर फेसिंग वाला पोजीशन है तब तो आपको डेफिनेटली हैव टू फोकस ऑन इट. बट इवन विदाउट इट जस्ट हैविंग जर्मन नॉलेज इज़ लाइक रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उसके अलावा ऑफ कोर्स फोकसिंग ऑन योर स्किल्स. तो आप जॉब्स कर सकते हो वहाँ पे, अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए बाहर वाइल स्टडीइंग. हाँ मतलब नहीं, जैसे 6 सेमेस्टर पूरे हो गए आपके, कोर्स पूरा हो गया अब. हाँ जी. अब आपके पास क्या, मुझे जर्मनी में जॉब करना है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ कंपनीज में? हाँ. मतलब जो द स्टैंडर्ड रूट यूजुअली वो स्टूडेंट्स टेक इसकी आप एक इंटर्नशिप करते हैं. जो मैंने आपको बताया कि वो लास्ट सेमेस्टर में जो इंटर्नशिप है, usually what happens is that same company calls you back and offers you a job. Right. And so usually traineeships, internships, that's the stepping off point towards a career. But of course you can apply और आप डायरेक्टली जो है कंपनीज भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो ओके. तो उस केस में फिर वो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स स्टूडेंट से आपका जॉब वीज़ा वगैरह जॉब वो सब हो जाएगा. कंपनी करवा देती अगर उसके बीच में अगर आपको ट्रांजेक्शन भी चाहिए तो फिर जॉब सीकर्स वीज़ा होता है. तो कि आपके पास वो 18 मंथ्स का होता है कि आपके पास 18 मंथ्स आपको मिलेंगे आफ्टर योर स्टडीज़ टू फाइंड अ जॉब. ओके. सो जॉब्स का ये सीन है. मुझे ये भी समझना था कि वहाँ पे जो हमने बात करी कि 60,000 इंडियन रुपीज़ दे के ऑलमोस्ट आपका अंडर ग्रेड हो गया. उसके अलावा रहने का, खाने पीने का कितना खर्चा होता है? आपका कितना हुआ था थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली? मेरा मार्डेवोक के अंदर जो जहाँ पे मैंने अंडर ग्रेड करी थी वहाँ पे मेरा कॉस्ट रहा था 250 यूरोज़ अ मंथ फॉर माई रेंट. 250 यूरो पर मंथ के पर मंथ का मेरा रेंट था. ठीक है. अनदर बिग कॉस्ट कंपोनेंट वुड बी हेल्थ इंश्योरेंस. मैंडेटरी होता है. करंटली आई एम पेइंग 140 यूरोज़ अ मंथ. सो 150 यूरो उधर गए, मतलब 400 यूरो ये हो गए. 2 कंपोनेंट हुआ, रेंट का और आपका हेल्थ इंश्योरेंस का. उसके अलावा ग्रोसरीज का आई वुड से अराउंड 30 यूरोज़ अ वीक. 30 मतलब 120, मतलब 520 हो गए टोटल. ठीक है. और गोइंग आउट घूमने वगैरह के हिसाब से 30 से 50 यूरो महीने का लेके चलिए. ठीक है. मतलब 600 यूरो पकड़ के चले हम, 600-700 यूरो पकड़ के चले. हाँ 700 यूरो आई वुड से कि एक्सेप्ट फॉर मे बी म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट जो सबसे बड़े बड़े शहर उनको छोड़ के आई वुड से 700 इज लाइक दैट्स अ गुड बजट टू हैव. ओके. एंड डिपेंडिंग ऑन भाई आप कैसे कहाँ रह रहे हो, आपको क्या लाइफस्टाइल करनी है वो ऑफ कोर्स. या ठीक है. तो 700 यूरो मतलब 70,000 रुपये. हाँ जी. तो वो आपका बजट होना चाहिए मंथली. वो आपका रहने पीने खाने का खर्चा है वो. हाँ. अब ये जो खर्चा है इसको पार्ट टाइम जॉब करके निकाला जा सकता है? हाँ. जो ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा यू हैव वेरी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस. 140 फुल डेज और 280 हाफ डेज पूरे साल के अंदर आपको मिलते हैं काम करने के. सो हाफ डेज इज 20 आवर्स, फुल डेज 40 मतलब वीक के अंदर. तो और मिनिमम वेज इज आई थिंक समवेयर अराउंड 14 यूरोज़, 13-14 यूरोज़. तो फॉर एग्जांपल करंटली आई एम वर्किंग इन अ मिनिमम वेज जॉब. और मैं पार्ट टाइम भी नहीं कर रहा, उससे भी एक नीचे लेवल की होती है मिनी जॉब, बिकॉज मैं स्टडीज़ पे फोकस करना चाह रहा हूँ. तो जो मिनी जॉब है अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट इज मिनिमम वेज प्रीटी मच द लोवेस्ट वेज यू कैन प्रोबेबली मेक इन जर्मनी. और वो 520 यूरो है महीने का. 520 यूरो आप महीने के निकाल रहे हो, पार्ट टाइम नहीं, मतलब मिनिमम वाला करके? हाँ. वो मतलब हफ्ते का 8 घंटे का काम है. क्या करते हो उसमें आप?
आई एम अ रिसर्च असिस्टेंट फॉर मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर है, मैं उनके लिए एक रिसर्च असिस्टेंट हूँ. अरे ये तो ऐसा भी जॉब नहीं है कि आप रेस्टोरेंट में जाके कहीं जॉब हाँ. कर रहे हो या कहीं गाड़ी चला रहे हो, इस तरह का जॉब भी नहीं है, पेट्रोल पंप पे हो, वो सब नहीं है. मतलब स्टूडेंट्स करते हैं जिनको करना हो. मेरा निकल गया मेरा. आपको अच्छा लग गया, मतलब आप हाँ, लकी हो कि आपने, या लकी हो या आप कहते हैं ना, मतलब आपके अंदर वो काबिलियत है कि आपने वो जॉब पकड़ लिया वहाँ पे. हाँ जी. ठीक है, नहीं अच्छा है. 520 यूरो अगर आप महीने के कमा रहे हो तो ऑलमोस्ट आपका खर्चा इससे निकल सकता है. हाँ, थोड़ा मतलब बहुत. यूजुअली इफ़ यू आर लाइक फोकस्ड ऑन अर्निंग तो फिर मतलब खर्चा तो आराम से निकल जाता है. खर्चे में दिक्कत नहीं एक्चुअली आती. क्या है ना, फोकस अर्निंग का नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चों का होता है कि यार मैं अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लूंगा. हाँ बहुत बच्चे आजकल ऐसे हाँ. एटीट्यूड में रहते हैं, विच इज़ गुड. हाँ हाँ. मतलब, और वो बोलते हैं कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में, और अगर हम ठीक है एक वीक में 20 घंटे निकाल लिए अगर हमने, तो हम थोड़ा बहुत अर्न करके अपने खर्चे भी पॉकेट मनी, अगर ठीक है पूरा खर्चा नहीं निकला तो 80%, 70%, 50% जो भी निकल गया हमारा निकल जाए. ठीक है, तो मुझे ये भी समझ में आया कि आपका जो 700 यूरो का मंथली खर्चा है, लेट्स से आप पार्ट टाइम जॉब करके उसमें 500, 400, 600 जो भी है निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो. ठीक है, ओके. तो ये तो सारी खर्चे की बात हुई, सारी जॉब्स की बात हुई. मुझे ये समझना था कि वहाँ पे लाइफस्टाइल में, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की आपने बात करी कि 140 यूरो आप भरते हो पर मंथ इंश्योरेंस का. हॉस्पिटल्स वगैरह किस, जैसे मानो बच्चा कोई बीमार पड़ गया है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, तो किस तरह का सिस्टम है वहाँ पे? क्वालिटी कैसी है? अगर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े बच्चे को तो कैसे, इजी है, नहीं है, क्या, कैसा हेल्थ सिस्टम कैसा है? आई वुड से कि अगर इफ़ इट्स अ वेरी कैजुअल थिंग कि अगर बीमार वगैरह पड़ गए हो समथिंग, देन एक्चुअली प्रॉबेबली इंडिया इज़ अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू जर्मनी, बिकॉज वहाँ पे डॉक्टर्स आर वेरी रिलक्टेंट टू प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन. अच्छा. तो यहाँ पे वी वेरी ईजिली गेट मेडिसिन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इन सम रिगार्ड्स, जो कि वहाँ पे इतना आसानी से नहीं मिल पाता. बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट रियल मेडिकल इमरजेंसीज एंड मेडिकल इशूज़, तो वो दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड सिस्टम ओवर देयर, बिकॉज मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर इट यूजली कवर्स एवरीथिंग. एंड द सिस्टम इज़ नॉट, मतलब यूएस वाला सिस्टम वेयर there's networks की चिंता करनी पड़ती है कि इस हॉस्पिटल में जा सकते हो, उस हॉस्पिटल में जा सकते हो. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि क्या खर्चा रहेगा. मतलब जब तक आपका एक मेडिकल इस लाइक रियल मेडिकल इशू, तो फिर उसके अंदर किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप. हाँ हाँ. और ट्रीटमेंट ले लो आप. हाँ, और कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब कॉस्ट की तो कोई दिक्कत नहीं आती. कभी बीमार पड़े हो आप? नहीं, मैं तो थैंकफुली नहीं पड़ा. चलो बढ़िया है. ठीक है, ठीक है. और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कैसा है? मतलब इजी है अगर आपको घूमने जाना है, फॉर एग्जांपल जाओगे जर्मनी में तो थोड़ा घूमे हुए फिरोगे, तो कैसा है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है. आई वुड से कि इट्स सरप्राइजिंग, ये मतलब अगर कि जो ट्रेन सिस्टम है इज़ एक्चुअली प्रिटी बैड एज फार एज द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को. So the Germans are actually known all across Europe. It's a European joke that they have the worst trains. ऐसा क्यों है? Worst मतलब क्या? Quality of the trains? No, the quality is great. The issue is the timings. They're usually, yeah. But that's a very specific long distance trains वगैरह की बात है. As if talking about like day to day transport, like public transport on trams, buses, metros and everything, those are very good. अच्छा, तो ट्रैवल करना इजी है, मतलब आपको गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी? मेरे को कभी गाड़ी मेरे पास साइकिल भी नहीं है. अच्छा. मैंने मतलब आई हैव बीन लिविंग देयर फॉर 5 years नाउ एंड आई डोंट इवन हैव अ साइकिल. मतलब इजी है सब? काफ़ी इजी है. ओके. वहाँ पे जर्मनी में जब आप पढ़ रहे थे, अंडर ग्रेड कर रहे थे, तो और भी बच्चे थे आपकी क्लास में? कितने बच्चे थे? आई वुड से इट वाज अराउंड 100 स्टूडेंट्स दैट वर रजिस्टर्ड इन माय, या 100 बच्चे. तो किस तरह की नेशनलिटीज़ थी? और वहाँ पे कुछ इंडियन सिर्फ एक और बच्चा था मेरे पूरे मेरे सेमेस्टर में एटलीस्ट. और जो मेरे वाले कोर्स था वो इंग्लिश स्पीकिंग था. तो अगर आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जाते हैं देन यू शुड एक्सपेक्ट इंटरनेशनल्स, काफ़ी अलग अलग नेशनलिटीज़ के. मेरे स्पेसिफिक कोर्स के अंदर मैनी ईस्टर्न यूरोपियंस, यूरोप के बाकी सारे एरियाज़ में से, एंड देन सेंट्रल एशियंस अ लॉट ऑफ देम. ये मेनली था. रेसिज्म का कभी फेस हुआ कुछ वहाँ पे कि भाई बुलिंग हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है, इस तरह? नो, दैट वाज नेवर रियली, मतलब ऐसा कभी कुछ भी कोई एक्सप्लिसिट चीज़ कभी भी नहीं हुई. और मैं मतलब एक काफ़ी कंजर्वेटिव एरिया में रह रहा था. मैं जो मतलब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का जो उस समय का डिवाइड था, वो आज भी मतलब उसका एक ट्रांसलेट चलता है इन टर्म्स ऑफ रेसिज्म एंड एवरीथिंग. And so I was living in the heart of East Germany, and there was still never an issue in terms of like actually facing any sort of real danger or anything like that. Right. और जो accommodation की आपने बात करी थी रहने की, वो आप शेयरिंग में थे कि किस तरह की accommodation? Accommodation is
pretty much every student is in a flat share कि मतलब आपको खुद का कमरा है but you are sharing the bathroom kitchen, आप एक flat share कर रहे हो, so it's usually 3 or 4 students with you. अच्छा, तो खाना आप खुद कुक करते थे? हाँ, मैं खुद करता था. मतलब मेरे साथ तो सिर्फ और सिर्फ अलग नेशनलिटीज़ के रहे हैं यूजली, तो फिर इसलिए खुद का खाना खुद ही से बनाते हो. ओके ओके. जैसे भारत में होता है ना, यहाँ पे मास बंक्स होता है क्लास में बच्चे पूरी क्लास तय कर लेती है हम नहीं आएंगे. हाँ हाँ. वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है क्या? वहाँ पे अटेंडेंस नहीं है. अटेंडेंस सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे? अटेंडेंस नहीं है. Okay. तो फिर मास बंक का कोई सेंस नहीं बनाता. अगर आपको नहीं आना है क्लास तो आप मत आइए. मतलब पूरे सेमेस्टर देयर इज नो नीड टू कम. लाइक जो लॉजिक है द वे दैट दे आर टीचिंग इसकी जो लेक्चर्स का जो काम है इज टू टीच यू द मटीरियल. इफ़ यू नो द मटीरियल देन जस्ट कम फॉर द एग्जाम स्ट्रेट अप. दैट्स एज सिंपल एज इट इज़. अच्छा ओके. तो ऐसे भी क्या बच्चे हैं वहाँ पे जो केवल घूमने फिरने के लिए जाते हैं और भाई कोर्स एनरोल कर लिया और ठीक है मौज मस्ती करेंगे और आ जाएंगे वापस 3 साल बाद, ऐसे भी होता है? मतलब अगर होते हैं तो मुझे तो नहीं मिले. ओके. लेकिन होते मतलब दैट्स अ गुड. मतलब मैं भी सोचता हूँ क्या करता कर ले. अच्छा ओके ठीक है. मतलब ज़्यादातर आपकी क्लास में जो बच्चे थे वो सारे ऐसे ही थे कि भाई पढ़ने वाले हैं? हाँ, क्योंकि कुछ आप जो है कोई फीस तो भर रहे हैं नहीं. तो जो बच्चे आ रहे हैं व्हेन देयर इज़ नो मनी एस्पेक्ट टू इट एट ऑल, तो फिर उसके बाद देयर इज़ ओनली पीपल लेफ्ट की जिनको सही में पढ़ना है खुद से. बिकॉज अगर आपको इफ़ यू वांट द टाइम टू रोम अराउंड एंड व्हाटएवर देन जस्ट डू दैट. अंडरग्रेड करने के बाद आपकी अंडरग्रेड 3 साल में हो गई थी? मेरे को 1 सेमेस्टर और लगा था. 3.5 years में करा था. 3.5 years. ऐसा हाँ. क्यों 1 सेमेस्टर क्यों लगा आपको? बिकॉज आई डिड एन एक्सचेंज सेमेस्टर टू द यूके. अच्छा. तो फिर उसके अंदर देयर वर सम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जिसके चक्कर में मेरा थीसिस 1 सेमेस्टर आगे बढ़ गया था. तो ये एक्सचेंज सेमेस्टर क्या होता है, इसको ज़रा समझाएंगे? एक्सचेंज सेमेस्टर होता है कि आप 1 सेमेस्टर के लिए या फिर 1 साल के लिए 2 सेमेस्टर्स के लिए आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी जाते हैं इन अनदर कंट्री. तो मैं गया था यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम इन द यूके. उसके अंदर क्योंकि एक यूरोपियन कंट्री EU का पार्ट नहीं है बट बिकॉज इट्स यूरोपियन कंट्री, तो मुझे यूनिवर्सिटी ने सामने से फंडिंग भी दी थी टू गो एंड स्टडी देयर. मतलब जर्मनी वाली यूनिवर्सिटी ने फंडिंग दिया था कि हाँ. आप जाके यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम अगर पढ़ रहे हो. हाँ हाँ. 1 सेमेस्टर के लिए मैं 1 सेमेस्टर के लिए गया था. तो वो सारा खर्चा आपकी यूनिवर्सिटी ने उठाया? हाँ, मतलब उन्होंने मुझे दिया था 600 euros अ मंथ टू गो देयर. okay. और उसके अंदर साथ में नॉटिंगम ऑफ कोर्स यूके के अंदर है तो उनकी तो फीस होती है. मुझे वो फीस नहीं भरनी पड़ी थी बिकॉज मैं जर्मन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ. अच्छा, आप इंडियन नहीं हो? जर्मन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मुझे कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ी थी जो यूजुअली स्टूडेंट्स को पे करनी पड़ती है नॉटिंगम स्टूडेंट्स को. ओके. सो वो समथिंग अराउंड 10-11,000 pounds दैट दे आर पेइंग even a national student in the UK that I didn't have to pay because I'm enrolled in a German uni. राइट. तो वो 1 सेमेस्टर आप नॉटिंगम रहे, वहाँ पढ़ाई करी. हाँ जी. तो वो जो आपका करिकुलम था उसी का पार्ट होगा वो? हाँ. ओके. तो वहाँ की पढ़ाई भी सेम ही लगी आपको, अलग लगी? कैसी लगी वहाँ की पढ़ाई? यूके की? हाँ. UK की I would say they were definitely a little bit more unstructured compared to the Germans. They also had a lot more variety in terms of assignments, group projects and everything. जर्मनी के अंदर इज़ वेरी स्टैंडर्ड. आपकी 14 से 15 लेक्चर वीक होते हैं कि मतलब 14 से 15 हफ्ते आपका सेमेस्टर चलता है और एंड में आपका एग्ज़ाम होगा. सिंपल. यूके के अंदर इट डिपेंड्स, कभी कभार आपका टेस्ट भी ले लेंगे, मे बी आपका क्या कहते हैं एक असाइनमेंट कर लें, समथिंग लाइक दैट. सो ओके, ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है कि आपने बोला जर्मनी में सेमेस्टर पूरा जो है पढ़ाई होती है, उसके एंड में एग्ज़ाम होता है, बीच में कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता? बीच में नहीं होता. अगर मतलब प्रोफेसर को कुछ देना हो देन मे बी दे कैन डू फॉर बोनस पॉइंट्स और समथिंग, लेकिन एक्चुअल पास एंड फेल जो है, जो एक्चुअल मतलब मटेरियल है वो एंड में होता है. ओके. और जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मतलब आप लिखते हो जैसे? हाँ. कॉपीज़ हम यहाँ लिखते थे, एग्ज़ाम्स आते थे जैसे वैसे ही? मतलब आपकी इंजीनियरिंग वाली सोच तो नहीं है जैसे आपकी जो आप वर्ड काउंट फिल करते हैं वो तो नहीं है. अच्छा ठीक है, वो जो सप्लीमेंट्री भरने वाला वो वाला सिस्टम वो नहीं है? वो नहीं है. ओके, बहुत सप्लीमेंट्री भरी है मैंने तो भाई. तो ठीक है, मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं, वही ट्रेडिशनल मेथड में ही एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका कहने का मतलब ये है? ठीक है. और जो आपको अल्टीमेटली आपने जब ग्रेजुएशन कर ली तो डिग्री मिली होगी वहाँ से? हाँ. और उसमें कुछ ग्रेडिंग वगैरह होती है कि भाई आपने इस तरह से पास करी है, और जैसे यहाँ पे ऑनर्स होता है ना? तो आई मीन एज फार एज ग्रेड गोज 2 तरह के ग्रेड आपको दिखाएंगे आपके फाइनल डिग्री में. एक तो आपका जो एक्चुअल फाइनल ग्रेड रहता है सब कुछ मिला के, उसके अलावा आपको जो थीसिस आपने लिखी होगी या फिर आपने जो इंटर्नशिप करी होगी
उसमें जो ग्रेड मिला होगा वो ये Okay. 2 ग्रेड दिखाते हैं आपको। और Okay. उसके अंदर कोई मतलब क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन नहीं, जैसे यूके के अंदर है कि फर्स्ट या सेकंड, वो सब नहीं है। बट इट इज़ कि आपको जो एक्चुअल ग्रेड है वो आपको दिखा देंगे। राइट। और उसके अंदर आई गेस देयर इज़ अ कन्वेंशन कि मतलब 2.0 से ज़्यादा है तो अच्छी है, 1.5 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी है, समथिंग लाइक दैट। ओके ओके। अंडरग्रेड होने के बाद आपने जॉब नहीं किया शायद, हाँ हाँ, आप मास्टर्स के लिए गए। डायरेक्टली मास्टर्स के लिए गया। तो मास्टर्स कहाँ से कर रहे हो, और मतलब मास्टर्स करने का क्यों सोचा आपने? क्या कहते, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन, इन द सिटी ऑफ कोलोन। नाउ आई एम इन वेस्ट जर्मनी इंस्टेड। मैंने डायरेक्टली इसलिए किया, एक तो पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग अ PhD, तो टू कीप ऑन दैट टाइमलाइन। प्लस उसके बाद मुझे ये भी था कि आई स्टिल वांटेड टू एक्सप्लोर द डिसिप्लिन अ बिट मोर ऑन द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स। तो जो टेक्निकल, अगर जो बीटेक भी कर रहे हैं और जिनको पता है कि उनको एमटेक करनी है आगे, वो भी इंडिया के अंदर भी यूजुअली वो डायरेक्टली करते हैं। करेक्ट। तो उसी सेम थिंकिंग से मैंने भी BSc के बाद डायरेक्टली अपनी MSc चालू करी है। ओके। तो इसमें भी खर्चा मतलब फ्री है पूरा हाँ MSc वही, का भी? हाँ, उसके अंदर भी अब जो फीस है मेरी, दैट्स 335 euros अ मंथ, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन में। Okay. जो वहाँ पे 100 थी, यहाँ पे 335 है 335 पर सेमेस्टर? पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर। और इसमें Yes. कितने सेमेस्टर हैं? मास्टर्स में 2 साल का होता है, तो 2 4 साल का। सेमेस्टर। 4 सेमेस्टर हैं, तो अगेन मतलब ना के बराबरी कॉस्ट हुई है तो। हाँ हाँ, और रहने का खर्चा सारा वही जैसे है, या कोलोन में ज़्यादा होगा थोड़ा? कोलोन ज़्यादा बड़ा शहर है। मैं दरअसल में शहर के बाहर रह रहा हूँ, तो इसलिए मेरा रेंट काफ़ी कम है। इट्स एक्चुअली वेरी गुड, इट्स 265 euros अ मंथ, बट दैट्स वेरी रेयर। आई वुड से कोलोन का हिसाब का अगर आपको कोलोन जितना बड़ा शहर अगर आपको हो, देन यू विल प्रॉब्ली वांट अ बजट ऑफ 400 to 500 euros अ मंथ फॉर द रेंट। आपको तो यहाँ पे जॉब भी कर रहे हो ना आप, तो उससे हाँ भी जी। तो वो इनकम हो रही है, तो आपके हाँ लिए तो हाँ वो हाँ, एक तरह से मतलब मेरी जॉब भी चल रही है, उसके अलावा आई ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो उसके अंदर टोटल मिला के मुझे 800 यूरो मिल रहा है महीने का यूनिवर्सिटी से। सो मतलब जॉब प्लस स्कॉलरशिप मिला के आपको 800 यूरोस पर मंथ मिल रहा है अभी। ठीक है ठीक है। ओके, तो अब आगे आप PhD करना चाहते हैं इसके बाद? हाँ। आपको लगता है अगर आप वापस से आप 12th में अगर मैं आपको डाल दूं अभी और आपको बोलूं कि प्रमाण आपका डिसीजन अच्छा था, बेकार था, कुछ सीखने को मिला, क्या नहीं मिला, क्या बोलोगे आप उसके बारे में? I'd say in net it was a very good decision to take. I mean, बाकी सब कुछ हटा दिए जाए तो फिर one thing that having in no tuition means that आपका जो एक एजुकेशन से एक काफ़ी प्योर कनेक्शन रहता है। जो मतलब हम कभी कभार जब हम करते हैं कि भाई पैसा इतना देना पड़ेगा, उतना देना पड़ेगा, इवन इफ़ इट्स अ नॉमिनल फीस, हमें फिर लगता है कि भाई क्या रिटर्न है, क्या इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न है, हम बार बार उसी पे सोचते रहते हैं। और जो एक्चुअल जो मटेरियल पढ़ रहे हैं वो पढ़ने को नहीं मिलता। आई वुड से कि अगर मैं किसी और डेस्टिनेशन पे जाता, इवन इफ अगर मैं इंडिया में रहता, आई डोंट थिंक आई वुड हैव थॉट अबाउट even thought about doing a PhD. राइट। बट बिकॉज मैं यहाँ पे हूँ, बिकॉज मेरी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, देन आई हैव दैट करेंसी कि आई कैन थिंक अबाउट परस्यूइंग द डिसिप्लिन फर्दर। मतलब वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप फ्रीली सोच पा रहे हो, आप फ्रीली सो अपना, मतलब मनी कोई एक लिमिटेशन नहीं है। हाँ और आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे आगे पढ़ने हैं सब्जेक्ट्स, हाँ तो मैं PhD करूँगा, क्यों नहीं करूँगा मैं, जब पैसे हाँ। मेरे खर्च ही नहीं हो रहे और मैं मेरे हाँ, पास हाँ। समय भी है, मैं क्यों नहीं करूँ? हाँ। वो थॉट प्रोसेस है। और सब्जेक्ट्स की जो चॉइस आपने ली, आप कंफर्टेबल हैं? हम्म। आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन बनाया कि मुझे इकोनॉमिक्स और ये सब जो पढ़ना है, इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह? हाँ, अब मैं इंटरनेशनल बिजनेस तो पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ आप केवल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो? हाँ जी। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्या बनोगे आगे PhD करके? इकोनॉमिक्स, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स बनना चाहोगे आप ग्लोबल लेवल पे? अभी तो फिर दोबारा पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ एक बार बुला के एज ए एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट, जो वर्ल्ड की पॉलिसीज़ को शेप करें और बड़े बड़े इकोनॉमीज के जो डिसीजंस हैं उनको ले। हम तो यही चाहेंगे प्रमाण। फिर आपको भी अपना पॉडकास्ट बड़ा करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल, आप जब तक वो सारा करोगे ना, मैं अपने पॉडकास्ट को बढ़ा लूँगा तब तक, और गेस्ट को ला के। नहीं, मुझे काफ़ी यहाँ पर सीखने को मिला। और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं ना, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा पर्पस क्या था। प्रमाण मेरे परिवार के एक सदस्य हैं और इनको लाने का एक पर्पस जो था वो ये था कि आज भारत में जो पढ़ाई हो रही है ना, उसकी क्वालिटी, ठीक है, वो काफ़ी लो है। मतलब दुख की बात है, हम सबको दुख मनाना चाहिए इस बात पे कि बहुत क्वालिटी लो है। 12th तक तो बच्चों को रट्टे मरवाए जाते हैं, ठीक है,
और 12th के बाद बच्चों को 2-3 ऑप्शन होता है, इंजीनियरिंग कर ले भाई, मेडिकल कर ले, या कहीं तू BCom B.Art वगैरह कर ले, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस नहीं है, बच्चे को बस भेज रहे हैं किसी एक स्ट्रीम में, जबकि इतने सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं आपके सामने। एग्जांपल है यहाँ पर कि किस तरह से बिना पैसे खर्च किए हुए एक बच्चा 12th के बाद भी बाहर जाके पढ़ सकता है, और उसको अपने सब्जेक्ट से प्यार भी हो रहा है, उसको समझ में भी आ रही है, उसको सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो एक्सप्लोर करिए अपने बच्चों के लिए। आपके परिवार में कोई भी हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, आपकी जनरेशन में कोई भी हो सकता है। ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। बाहर पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि भारत को छोड़ के क्यों जा रहा है, और भाई छोड़ के कोई क्यों जाएगा? जहाँ उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पढ़ने के लिए वहाँ जाएगा। तो इसी एक उद्देश्य के साथ मैं आज प्रमाण को आपके साथ मिलवाया। आपके अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नो डाउट कमेंट्स में लिखें। आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो मुझे ये बताएं कि आपको अच्छा लगा, और इस तरह के यूनिक एपिसोड्स लाने की हमारी और मेरी टीम की कोशिश रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो लिख दीजिए कमेंट्स सेक्शन में। कोशिश करेंगे कि हम आपके क्वेश्चंस को पहुँचाएँ प्रमाण तक, या फिर आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ सीख के। तो इसी के साथ फिर से मिलेंगे आपके साथ, और नए एपिसोड के साथ वापस मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।